नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इस नए वीडियो क्लास में। आज हम मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी सेमेस्टर 6 का जो यूनिट नंबर 1 है उसमें चैप्टर नंबर 1 आधुनिकता और उसके संवाद पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको चैप्टर 1 में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसी वीडियो में से चैप्टर 1 के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके सभी प्रकार के डाउट खत्म हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हमारा आज का ये वीडियो क्लास। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इसको जितना अधिक हो सके इसे शेयर कर देना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आधुनिकता या पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से जीवित करना, और इस शब्द का यूज यूरोप और इटली के लिए किया गया है। और यूरोप और इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक। अब पुनर्जागरण में होता है क्या है? पुनर्जागरण का मतलब होता है कि समाज को दोबारा से सही से जीवित करना, यानी समाज में बदलाव करना। बदलाव कैसे होते हैं? यानी समाज में जो कमियां आती है उसको सही करके दोबारा से बदलाव करके एक अच्छे समाज का निर्माण करना है ना। तो अब समाज में कमी क्या क्या थी उस समय, वो हम देख लेते हैं। पहली कमी तो ये थी कि धर्म का बोलबाला था, यानी लोगों को धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा धमकाया डराया जाता था। तो पुनर्जागरण में इसको भी सही किया गया, ईसाई धर्म को एक सही रूप से और अच्छी तरीके से पेश किया गया। दूसरा ये था कि पुनर्जागरण में अध्ययन के नए नए विषय शामिल किए गए, और पुनर्जागरण में ये भी किया गया कि जिस व्यक्ति को पहले से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता था, विशेष तौर पर समाज के छोटे वर्गों को उस समय शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन पुनर्जागरण में उन्हें यह अधिकार दिया गया। इसी प्रकार के बहुत सारे बदलाव किए गए पुनर्जागरण में, है ना। तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देना। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वो पॉइंट के लिए एक विशेष वीडियो बनाकर उसको समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास समय कम है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैंने कुछ पुनर्जागरण या आधुनिकता के लक्षण बता रखे हैं, जिसमें पहला तर्क। तर्क मतलब ये होता था कि उस समय जब पुनर्जागरण शुरू हुआ था तो उस समय बहुत सारे व्यक्ति समाज में ऐसा आए थे जिनमें ज्ञान बहुत था। तो क्या होता था कि उससे पहले, यानी पुनर्जागरण से पहले, किसी भी चीज़ के पीछे एक तर्क यानी रीजन नहीं बताया जाता था, लेकिन पुनर्जागरण में समाज के हर विषय पर एक तर्कशील जो बोलते हैं ना डिबेट शुरू हो गया। तो इस पॉइंट को थोड़ा आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके लिख देना। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है अनुभववाद, है ना। अनुभववाद मतलब होता है कि जब क्रांति शुरू हुई थी, पुनर्जागरण की जब क्रांति शुरू हुई थी ना, तो हर विषय पे, समाज के हर क्षेत्र पर जब पुनर्जागरण में जो बहुत सा जो विचारक आए थे ना, उन्होंने चिंतन मंथन करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एक अपना विचारधारा पेश किया, ठीक है ना। और वो एक विचारधारा ऐसा था ना जो कि तर्कशील था, ठीक है ना। और तर्कशील होने के बाद उसमें अनुभववाद की भी विशेष गुण पाए जाते थे। अब अनुभववाद क्या होता है? अनुभववाद मतलब होता है कि हर मतलब मुद्दे के पीछे उसके सभी गुणों को बताना है, यानी समाज में उसको लाने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये सब बताना। मुझे लगता है आपको अनुभववाद का भी मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आपको अपनी तरफ से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आप जितना एक्सप्लेन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता मतलब पुनर्जागरण की जो ये विशेष गुण है वो समाज में सभी लोगों पर लागू किया गया, यानी सभी को एक समान अधिकार मिले थे। तो इस तरीके से सबके लिए एक समान कानून होता था, सबके लिए एक समान अधिकार होते थे, सबके लिए एक समान धर्म के नियम और कायदे कानून होते थे। तो इसको भी आप एक्सप्लेन करके थोड़ा लिख देना। अगला प्रगति। तो ये आप देख सकते हो कि पुनर्जागरण के समय में यूरोप के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रगति किया था, यूरोप के समाज में बहुत ज़्यादा प्रगति किया था, और पूरा का पूरा यूरोप ने बहुत ज़्यादा प्रगति किया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रभुसत्ता। तो इस समय काल में, यानी जब यूरोप में पुनर्जागरण का समय चल रहा था, इस समय काल में
जो हम कह सकते हैं कि यूरोप का जो पूरा का पूरा समाज था ना वो धर्मनिरपेक्ष की ओर बढ़ रहा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पुनर्जागरण से पहले यूरोप में एक विशेष धर्म का बोलबाला था, लेकिन पुनर्जागरण में उसको इम्प्रूवमेंट किया गया। धर्म में जो कमी थी उसे खत्म करके धर्म को एक ऐसा धर्म बनाया गया जो सबके लिए निरपेक्ष हो, यानी सबके लिए समान हो और किसी से भी भेदभाव न करे। तो प्रभु सत्ता का यही अर्थ था, है ना। इसके बाद आता है व्यक्तिवाद। इस पॉइंट को आपको इस तरीके से बताना है कि व्यक्तिवाद में मानव के विशेष स्वभाव और गुणों को विशेष महत्व दिया गया। व्यक्ति के अंदर जो तर्क थे, जो विचार थे, जो मान्यताएं थे, उसे बाहर निकाला गया और सभी व्यक्तियों को अपने कौशल को बाहर निकालने का, अपने कौशल के विकास के लिए एक समान अवसर दिए गए। तो इसको आप एक्सप्लेन करके लिख देना। आगे है धर्मनिरपेक्षता, जो मैंने आपको पहले समझाया गया कि धर्मनिरपेक्षता कैसे थी, यानी जो धर्म है ना, धर्म को एक अलग तरीके से इस समय काल में देखा जाने लगा, है ना, और धर्म के ज्ञान को भी प्रकाशित किया जाने लगा। तो इसको भी आप थोड़ा बहुत अपने तरफ से एक्सप्लेन करके लिख देना। 8वां पॉइंट है सहनशीलता। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय काल में जो मनुष्य है ना वो एक सभ्य मनुष्य और एक सभ्य समाज का निर्माण करने लगे थे। मनुष्य बहुत ज़्यादा सहनशील हो गए थे। जो मनुष्य पहले बात बात पर एक दूसरे से विरोधी बन जाते थे, विरोध करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, वो इस समय काल में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और मनुष्य बहुत ज़्यादा सहनशील होने लगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी के सभी 8 के 8 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वो पॉइंट समझा दूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आत्मज्ञान, यानी पुनर्जागरण के समय यूरोप में आत्मज्ञान का क्या मतलब था। तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप में आत्मज्ञान का पुनर्जागरण के समय में एक विशेष महत्व था। आत्मज्ञान के माध्यम से लोगों ने समाज और धर्म में जो अंधविश्वास है उसे खत्म करना शुरू कर दिया, है ना। आत्मज्ञान के माध्यम से लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जो समाज में गलत विचार फैले हुए थे, जो गलत सभ्यताएं चल रही थी, उसे समाज में खत्म करने का प्रयास भी आत्मज्ञान के माध्यम से किया गया। अब ये आत्मज्ञान किस तरह आगे बढ़े, ये आत्मज्ञान को बढ़ाने में कुछ जो बोलते दार्शनिक या फिलोसफर का बहुत बड़ा योगदान था, जिनके मैंने यहाँ पे नाम दे रखे, जैसे आप पढ़ सकते हो डेविड ह्यूम, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो दार्शनिक थे, जिसमें जॉन लोक आता है, आइजैक न्यूटन आता है, ठीक है ना। इन्होंने अपने अपने ज्ञान के माध्यम से यूरोप को एक नया समाज और एक विकसित समाज बनाने का प्रयास किया। तो इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ के यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मेरे पास समय की कमी है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं सभी पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा समझा दूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक हो सके से शेयर करें।